हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडेटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 के कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड है 165, उसका सैंपल पेपर जो 2025 बोर्ड के लिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in ने दिया है। मतलब ये सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया सैंपल पेपर है और मिनिमम ये आपको करके जाना होता है। हालांकि सैंपल पेपर बहुत सारे करके जाने होते हैं, लेकिन मिनिमम ये जरूर करके जाना होता है क्योंकि ये आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स और क्वेश्चंस जो आ सकते हैं एग्जाम में उसके बारे में आपको बताता है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे के पूरे सैंपल पेपर को इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या बेसिकली हमारे सैंपल पेपर का कंटेंट है और आपके एग्जाम में भी बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो सबसे पहली बात कि सारा का जो क्वेश्चन होगा वो 50 मार्क्स का होगा और आपको जो टाइम दिया जाएगा वो होगा 2 आवर्स का, राइट। इंस्ट्रक्शंस ये है कि टोटल 5 सेक्शंस हैं आपके ए से लेके ई तक, यानी ए बी सी डी ई। ये देखिए ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी और ई, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो कंपलसरी हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस दिए हुए, मतलब दिस और करके आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप चुन सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चंस करने ही करने हैं। सेक्शन ए के पास 12 टोटल एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, यानी कि इसकी टोटल वेटेज 12 मार्क्स की होगी। वैसे ही बी के पास 7 क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर के, ठीक है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन यानी कि 14 मार्क्स का। वैसे ही 4 क्वेश्चन सेक्शन सी के पास है शॉर्ट आंसर्स के, ठीक है, जो 3 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा। वैसे ही सेक्शन डी में एक क्वेश्चन और सेक्शन ई में 2 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा और सेक्शन ई का जो क्वेश्चन होगा वो भी दोनों के दोनों 4 मार्क्स के ही होंगे। तो इस तरीके से टोटल मार्किंग आपकी कितनी हो जाएगी? 50 मार्क्स की हो जाएगी। अब इसी तरीके से हमें ए बी सी डी और ई को क्या करना है एक एक करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कौन सा होगा? सबसे पहले हमारा सेक्शन है कौन सा? सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में मैंने आपको बताया कि सेक्शन ए में सबसे ज्यादा मतलब सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो सोचिए अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन देखिए, टोटल क्वेश्चन कितने हैं? टोटल क्वेश्चन है 12, राइट। तो 12 क्वेश्चन जो है यानी कि 12 मार्क्स का वेटेज जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप समझ सकते हैं कि एमसीक्यू को प्रिपेयर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज्यादा वेटेज है इसका, 25% से ज्यादा, मतलब लगभग आप कह सकते हैं 30% के करीब में इसका वेटेज है, राइट। तो चलिए देखते हैं सेक्शन ए का सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है। पहले तो ये देख लीजिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इसका मतलब आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि श्रेया वांट्स टू सिक्योरली कॉपी फाइल्स बिटवीन 2 सर्वर। मतलब मान लीजिए ये सर्वर ए है और ये क्या है? सर्वर बी है। यानी कि जो ट्रांसफर होना है ओवर इंटरनेट, ठीक है, ओवर इंटरनेट कह लीजिए, ओवर वायर कह लीजिए, है ना। यानी कि इंटरनेट का यूज करके सर्वर ए से सर्वर बी में डेटा को क्या करना है? ट्रांसफर करना है, ठीक है। 2 कनेक्टेड मशीन्स ओवर द इंटरनेट लिख ही दिया इसने। विच प्रोटोकॉल शुड सी प्रेफर फॉर गेटिंग हर टास्क कंप्लीटेड? कौन सा प्रोटोकॉल वो यूज करेगी? अब सबसे पहले ये बात देखिए, हम ना इसमें सिर्फ ये नहीं जानेंगे कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, हम इसमें एक्सप्लेनेशन भी करेंगे ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप कर सकें, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन पूछा है विच प्रोटोकॉल शी शुड प्रेफर, मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है पहले ये तो जाने कि प्रोटोकॉल होता है क्या। देखिए प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर इंटरनेट। ट्रांसफरिंग डेटा ओवर इंटरनेट यानी कि अगर इंटरनेट पे मैं आपको कहूं कि बच्चा इंटरनेट पर जो है वो आपको पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक डेटा को ट्रांसफर करना होता है, तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे जिन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करके ए से बी तक जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें ट्रैफिक की, हम सड़क पे जो है बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसका कुछ रूल है ना, उस रूल्स को फॉलो करते हैं। वैसे ही जब हम इंटरनेट पे कोई भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो हमें क्या करना होता है? कुछ सर्टेन रूल्स को फॉलो करना होता है। उन रूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? उन रूल्स को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो अब सर्वर से डेटा भेजना है, यानी सर्वर ए से सर्वर बी में डेटा भेजना है, तो देखो एफटीपी का फुल फॉर्म भी याद कर लेना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी का फुल फॉर्म याद कर लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एससीपी का होता है सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल। और टेलनेट का टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है एफटीपी का फुल फॉर्म आ जाए, एचटीटीपी का आ जाए, ठीक है, एससीपी का आ जाए और टेलनेट का आ जाए। देखो एफटीपी का और एचटीटीपी का ये दोनों का यूज होता है फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये फाइल ट्रांसफर जो होता है यहां पे नॉर्मल फाइल ट्रांसफर होता है प्लस क्लाइंट टू सर्वर के बीच में होता है। क्लाइंट टू सर्वर या सर्वर टू क्लाइंट होता है। क्लाइंट सर्वर मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर को अपना इंटरनेट से कनेक्ट किया फेसबुक से, तो फेसबुक क्या हो गया आपका? फेसबुक एक सर्वर हो गया, ठीक है। अब
अगर आप अपना प्रोफाइल खोलेंगे तो आपने रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे अपने प्रोफाइल का डेटा दिखाओ, और ये आपको आपके प्रोफाइल का डेटा दिखा देगा। तो ये क्लाइंट हो गए। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए तो आप क्या हो जाते हैं, क्लाइंट हो जाते हैं, और जो रिक्वेस्ट की को फुलफिल करता है वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। यानी कि हम हमेशा क्लाइंट रहेंगे। जब जो कोई भी इंटरनेट से कनेक्टेड होगा वो हमेशा क्या होगा बच्चा, क्लाइंट होगा। ठीक है, तो मतलब क्या, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अमेजन हो गया, गूगल हो गया, जीमेल हो गया, ये सब क्या है, ये सर्वर्स है जो हम रिक्वेस्ट करते हैं भैया हमें अपना ईमेल आईडी, ईमेल क्या क्या है वो दिखाओ, तो वो हमें दिखाता है। तो दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सर्वर्स, और हम हमेशा क्लाइंट है। तो एफटीपी या एचटीटीपी का यूज होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। और टेलनेट एक अलग, बिल्कुल अलग ही चीज है, उसके बारे में हम फिलहाल नहीं देखेंगे। तो बचता कौन है, एससीपी। ठीक है, एससीपी मतलब सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल। यानी कि ये क्या करता है, ये आपको सिक्योरली दो सर्वर्स के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इसीलिए जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज एससीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो इससे बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई। प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, एचटीटीपी क्या है, एफटीपी क्या है, क्लाइंट क्या है, सर्वर क्या है, ये सारी चीजें समझ में आ गई ना। तो सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं करने, उनको समझना भी है। नाउ सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। देखो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, जब भी ई गवर्नेंस की बात आती है तो ई गवर्नेंस में क्या होता है, आपको समझना होता है। एक टर्म होता है टीएलडी। टीएलडी का मतलब होता है टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन। कोई भी वेबसाइट जब हम ओपन करते हैं ना बच्चा, कोई भी वेबसाइट हम जब ओपन करते हैं तो उसमें जो टीएलडी होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ये बताने के लिए कि कौन से तरह का वो वेबसाइट है, यानी कि टाइप ऑफ वेबसाइट। आपको टीएलडी ये बताता है कि कौन सी तरह का वेबसाइट है। जैसे मैं कहता हूं, जैसे अपनी ही वेबसाइट हम ले लेते हैं, coditup.in। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी वेबसाइट है, तो ये इंडियन वेबसाइट है, बिकॉज IN है। हम कहते हैं flipkart.com, इसका मतलब ये कौन सी वेबसाइट है, .com लगाए ना, तो .com क्या है, मतलब कमर्शियल वेबसाइट है। ठीक है, हम कहते हैं CBSE.gov.in, तो देखिए GOV लग गया ना, यानी गवर्नमेंट वेबसाइट है और इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है। आगे बात समझ में। वैसे ही आप कहेंगे देखिएगा .org, यानी ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये .in, .com, .gov, .org, ये सब क्या कहलाते हैं, टीएलडी कहलाते हैं। और चूंकि यहाँ पे बात कर रहा है ई गवर्नेंस का, तो ई गवर्नेंस से रिलेटेड जितने भी वेबसाइट्स होंगे उनका सबके लास्ट में gov.in होगा। तो देखो gov.in यहाँ पे भी है, NIC भी जो है गवर्नमेंट वेबसाइट है। ठीक है, gov.in है, लेकिन यहाँ पे फ्लिपकार्ट दिख रहा है, ये क्या सरकारी है, नहीं है, सरकारी नहीं है। अगर तो मतलब आपको कुछ भी नहीं आता था तो इस क्वेश्चन का जवाब तो दे सकते थे कि सरकारी कौन कौन सा है, तो ये सब सरकारी दिख रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरकारी नहीं है। क्यों, क्योंकि .com मतलब कमर्शियल वेबसाइट, और ऑब्वियस ही बात है फ्लिपकार्ट का जो यूज किया जाता है वो किस लिए किया जाता है, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, सेल एंड परचेज करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जा सकता है। सो डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कह रहा है नॉट, कौन नहीं है, ई गवर्नेंस के लिए। ठीक है, नाउ तीसरा क्या कहता है एमसीक्यू, विच टैग बिसाइड बी, यानी कि बी को छोड़ के। तो बी क्या करता है बच्चा, बोल्ड कर देता है, बोल्ड है ना, बी क्या करता है, बोल्ड कर देता है। तो विच टैग बिसाइड बी कैन बी यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड इन HTML, तो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यानी बी टैग यूज करो या स्ट्रॉन्ग टैग को यूज करो, दोनों काम क्या करते हैं, जो भी चीज आप लिखोगे उसको बोल्ड कर देगा वेबसाइट पे, /strong। आई बात समझ में। तो ये इसमें बस यही समझना है कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम काम करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP, यानी SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म्स याद कर लीजिए, देखिए ये भी एक प्रोटोकॉल है। SMTP इज ऑल्सो जो है क्या है, ये भी एक प्रोटोकॉल है। अब देखिए हमने आंसर तो जान लिया कि SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है, इसलिए मैंने आपको कहा था फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर्ड कॉपी प्रोटोकॉल, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया ना, SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। अब इसका काम क्या होता है, तो देखिए इसके लास्ट में प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है, सॉरी यहाँ पे प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है। तो प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा ओवर इंटरनेट। तो SMTP क्या है, वो भी सेट ऑफ रूल्स है ट्रांसफर करने के लिए डेटा को इंटरनेट पे, लेकिन किस चीज को, तो देखिए मेल है ना, ईमेल्स, यानी कि अगर आपको ईमेल भेजना है तो ईमेल भेजने के लिए जो प्रोटोकॉल आप यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल क्या कहलाता है, SMTP कहलाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो SMTP इज अ प्रोटोकॉल व्हिच इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हिच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, बात करना है आपको। ठीक है, जैसे आप स्काइपी पे एक दूसरे को देख के बात करते हैं, या आजकल फेसबुक पे भी जो एक दूसरे को देख के बात कर लेते हैं, या जूम पे जो आजकल मीटिंग्स होती हैं,
बहुत सारे ये सारी चीजें जो है वो हम करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं जिसमें ऑडियो शामिल होता है, यानी आप बोलते हैं तो अगला बंदा सुनता है, आपकी वीडियोस भी जाती हैं, ठीक है, वीडियो भी जाती है। तो जो भी ऐसा कॉन्फ्रेंसिंग, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें ऑडियो और वीडियो इन्वॉल्व होता है, और जो भी कम्युनिकेशन में ऑडियो और वीडियो इन्वॉल्व होता है उसमें जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखिए नाम से ही क्लियर हो गया, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि वॉइस को हम भेज रहे हैं तो वॉइस भी भेज रहे हैं और वीडियो भी भेज रहे हैं। तो VoIP किसी भी तरह का ऑनलाइन कम्युनिकेशन, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये समझ ही लीजिए, किसी भी तरह का ऑनलाइन कम्युनिकेशन जिसमें ऑडियो या वीडियो इन्वॉल्व होता है उसमें हम किसको यूज करते हैं, VoIP को यूज करते हैं। टेलनेट, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, फुल फॉर्म मैंने बोला था, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, SFTP, ये हटा दीजिए, इसका तो मुझे ये कुछ यूज का ही नहीं। तो ये हुआ 5वां क्वेश्चन का जवाब। तो देखिए रिलेटेड चीजें भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। नाउ 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अ वेबसाइट में कंसिस्ट ऑफ डैश, तो स्टैटिक वेब पेजेस और डायनामिक वेब पेजेस। सबसे पहले देखिए, अब इसमें समझिए, आंसर तो मैं बता दूंगा लेकिन समझना भी है। सबसे पहले बात, स्टैटिक वेब पेज क्या होता है। स्टैटिक वेब पेज, देखो वेब पेज का मतलब क्या होता है, या इसको भी समझने से पहले आपको दो चीज समझना पड़ेगा। एक चीज समझना पड़ेगा वेब पेज, और दूसरा समझना पड़ेगा वेबसाइट। वेबसाइट, सो दो टर्म आपको यहां समझने पड़ेंगे। देखो वेब पेज का मतलब क्या हुआ, आपने बुक ली, ठीक है, जैसे मेरी बुक है CBSE CS पाइथन क्लास 11, दो बुक है मेरे पास। अगर आप 11th में कंप्यूटर साइंस लेंगे तो CS की क्लास 11th और CS की क्लास 12th की बुक आपको आनंद सर की मिलेगी। तो जैसे मेरी बुक है, क्लास 11th की बुक मैंने लिखी है CS के लिए, ठीक है, और क्लास 12th की बुक भी है मेरे पास CS के लिए। तो 11th में जो बुक है उसमें बहुत सारे पेजेस होंगे, है ना, 348 पेजेस है टू बी एग्जैक्ट। तो जो पेजेस हैं, ठीक है, वो इंटरनेट पे वही पेजेस क्या कहलाते हैं, वेब पेजेस कहलाते हैं। और मैंने बहुत सारे पेजेस लिखे, उनको एक साथ कंबाइन किया और एक प्रॉपर वे में कंबाइन किया ताकि वो एक बुक की शक्ल ले। तो वो मेरा क्या बन गया, बहुत सारे पेजेस मिलके क्या बन गए, मेरे बुक बन गए, बुक बन गया। तो वही चीज है, बहुत सारे वेब पेजेस, यानी कि बहुत सारे पेजेस, यानी कि इंटरनेट पे वही चीज क्या कहलाया, वेब पेजेस। बहुत सारे वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बन गए। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक वेबसाइट ले लीजिए, जैसे अमेजन ले लीजिए, ठीक है, अमेजन पे बहुत सारे लिंक्स हैं, किसी पे क्लिक करते हैं तो कहीं जाते हैं, किसी पे क्लिक करते हैं तो कहीं जाते हैं। तो हर एक स्क्रीन जो आपको दिखता है वो होता है वेब पेज, और ऐसे बहुत सारे वेब पेज को मिला के क्या बनता है, वेबसाइट। तो हम कह सकते हैं कि वेब पेज एक छोटी एंटिटी होती है और बहुत सारे वेब पेजेस को मिला के हमारा क्या बनता है, वेबसाइट बनता है। बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, बहुत सारे, एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं, WP वेब पेजेस, ठीक है, आई बात समझ में। तो अब स्टैटिक वेब पेजेस, देखिए वेब पेज समझ गए, इंटरनेट पे खुलने वाला कोई भी पेज, इंटरनेट पे आप कुछ भी खोलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आता है वो होता है वेब पेज। और एक वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। अब वेब पेजेस की कैटेगरी दो होती है, एक होती है स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब जो सिर्फ इंफॉर्मेशन को शो कर देते हैं, भैया ये रहा इंफॉर्मेशन जो आपने मांगा था, जैसे विकीपीडिया में आप जो है वो देखिएगा सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड चीज होता है, आपसे आप जो भी पूछेंगे उसका वो आंसर दे देगा, ठीक है। और डायनामिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप इनपुट दे सकते हैं और उस इनपुट के हिसाब से आपको आंसर मिलेगा। जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब में आप जाकर कहेंगे क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन बेस्ट वीडियो, तो आनंद सर की वीडियो मिल सकती है, मे बी, ठीक है। तो मतलब डायनामिक का मतलब क्या होता है कि आपसे वो इंटरेक्ट करता है, आप उसमें इनपुट दे सकते हैं, उस इनपुट को वो समझेगा। जैसे गूगल है, आपको कुछ भी सर्च करना है, आप इनपुट देते हैं, वो समझेगा, फिर आपको रिप्लाई देगा। तो किसी भी वेबसाइट में स्टैटिक वेब पेजेस भी हो सकते हैं और डायनामिक वेब पेजेस भी हो सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ A and B। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अमन 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट है, वांट्स टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट इन HTML। तो नंबर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है बच्चा, तो नंबर्ड लिस्ट के लिए क्या होता है, OL और /OL। नंबर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, नंबर्ड का मतलब होता है नंबरिंग, लाइक ABCD ऐसे नंबरिंग होता है, या 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होता है, या 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग होता है। तो ये ऑर्डर्ड होते हैं, इनकी ऑर्डरिंग होती है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी, इसीलिए इसको हम लोग OL कहते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। तो ये रहा मेरा बी इज द राइट आंसर, कि अगर आप ऑर्डर्ड नंबरिंग लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो OL होगा। अब UL क्या होता है, तो UL मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। UL का मतलब क्या हुआ, अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर मतलब कोई ऑर्डरिंग नहीं होती है। जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे ये बुलेट्स देने हैं, ऐसे बुलेट देने हैं, या ऐसे बुलेट्स देने हैं, ठीक है, ठीक है, या ऐसे बुलेट्स देनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बुलेट्स जो हैं
ये क्या ऑर्डरिंग बताते हैं कि पहले कौन होगा बाद में कौन होगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बताता है कि सबसे पहले ये है उसके बाद ये है उसके बाद ये है, इसमें क्या बताता है? तो ऑर्डर्ड के लिए OL नाम से ही क्लियर है, ऑर्डर्ड लिस्ट, UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और यही दोनों आपको बेसिकली ज्यादा पढ़ने होते हैं, तो ये दोनों आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, क्या कहता है? मेकिंग ए कॉपी ऑफ योर वेब पेज ऑन अ कंप्यूटर इज नोन एज, ठीक है। यानी कि आपको एक वेब पेज देख रहे हो, इंटरनेट खोले और उसको मन किया कि चलो भैया हम मान लो PDF कोई खुला आपने खोला और आपको मन किया कि नहीं अब हम बार बार इंटरनेट पे आके PDF को क्यों ही खोलेंगे, क्यों ना हम उसको क्या कर लें, डाउनलोड कर लें। तो डाउनलोड करने का मतलब क्या होता है कि आप इंटरनेट को रिक्वेस्ट करते हैं, यानी उस वेब पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया मुझे इसको अपने सिस्टम में ले लेना है ताकि मैं इंटरनेट से कनेक्ट नहीं भी रहूं तो भी मैं इसको यूज कर पाऊं। तो एग्जैक्टली दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डाउनलोडिंग। आपने उस इंफॉर्मेशन को, उस ऑडियो को, उस वीडियो को, उस फाइल को, ठीक है, ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, आप PDF की फाइल्स, जो भी PDF या कोई भी फाइल्स जो होता है वो क्या कर सकते हैं, जब डाउनलोड कर लेते हैं तो बिना इंटरनेट के भी आप उसको क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। और उस प्रोसेस को अपने कंप्यूटर में, मतलब उस डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर में लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? हिमानी, a class 10 student wants to remotely access a computer far from her house. Which protocol out of the following should she prefer to access or log in remotely? देखो, एक कंप्यूटर यहाँ पे आपका मान लो इंडिया में है, ठीक है, IND, और एक कंप्यूटर मान लो आपका यहाँ है USA में है। अब जो है कहता है क्या कि रिमोटली, अब इंडिया से जो है वो US के कंप्यूटर को क्या करना चाहती है, यूज करना चाहती है। ये देखो सिर्फ क्या कह रहा है, wants to remotely access a computer system, कंप्यूटर को एक्सेस करना है। इस यहाँ पे USA में कोई कंप्यूटर रखा हुआ है, उसको इंडिया के जरिए एक्सेस करना है, तो हमें इस कंप्यूटर का कनेक्शन इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रोटोकॉल होता है टेलनेट। तो टेलनेट मतलब टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है, व्हाट इट परफॉर्म्स, सिस्टम ए मतलब पॉइंट A और पॉइंट B, दो कंप्यूटर्स को आपस में सिक्योरली कनेक्ट करने का काम करता है। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर पॉइंट A से पॉइंट B के बीच में स्पेशली फाइल को हैंडल करने के लिए बोले कि मुझे स्पेशली फाइल को ट्रांसफर करने के लिए कुछ चाहिए, तो क्या यूज करेंगे, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। SFTP, ये तो पता ही नहीं क्या होता है मुझे, होता होगा कुछ, बहुत सारी चीजें होती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चीजें होती है। नेक्स्ट होता है TCP/IP, इसका बहुत बड़ा काम है और हो सकता है कि एग्जाम में आपसे आ भी जाए, आपको पूछ भी दे। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, बच्चा है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल होते हैं बच्चा जी, ये एक साथ लिखा जाता है क्योंकि इनका काम जो है ना बहुत एक दूसरे से जुड़ा हुआ काम है, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ काम है, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड में इससे आ सकता है, तो दोनों को समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए समझा रहा हूं। समझिए, देखिए होता क्या है, आप कोई एक मैसेज मान लीजिए ये भेज रहे हैं, आपको पॉइंट A से पॉइंट B पे मैसेज भेजना है, ये यहां से यहां तक। अब ये मान लीजिए 1 GB का डेटा है या 2 GB का या 10 GB का डेटा है, तो क्या ये सारा डेटा एक साथ आप यहां से निकालिएगा और यहां पे लेके जाइएगा? यानी कि अगर मैं कहूं कि 100 किलो का कोई वजन का सामान है, आप बेचारे किसी एक आदमी को बोलिए कि तुम उठा के इस रास्ते से यहां तक जाओ, तो 100 किलो वाला उठा के ले जाना बड़ा मुश्किल होगा। वही बात है, अगर बहुत बढ़िया बॉडी बिल्डर हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत सारे काम होते रहते हैं, बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो होता क्या है, जब कोई फाइल्स को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजना चाहते हैं ओवर इंटरनेट, तो उस फाइल को सबसे पहले क्या करना होता है, छोटे छोटे पैकेट्स में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डेटा पैकेट्स कहते हैं इसको, मतलब एक बड़े से फाइल को छोटे छोटे टाइप पैकेट्स में क्या कर लिया हमने, डिवाइड कर लिया, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा पैकेट कहते हैं। वी टेल इट एज व्हाट, डेटा पैकेट। और हर डेटा पैकेट पे, यानी इस पे हर डेटा पैकेट पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले चीज होती है कि डेस्टिनेशन IP एड्रेस, सबसे पहली चीज क्या होती है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस होता है, पहली चीज, ठीक है। और जो दूसरी चीज होती है वो होता है क्या, सीक्वेंसिंग। अब इसका एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, देखिए आप कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं, 1%, 2%, 3%, 4%, तो भैया ये परसेंटेज कैसे डिफाइन होता है? तो वही उस बड़े से डेटा को जब हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग डेटा पैकेट्स कहते हैं। हर डेटा पैकेट के पास क्या होता है, डेस्टिनेशन का IP एड्रेस, मतलब उसको कहां जाना है। भैया मैंने इस बड़े से चीजों को तोड़ के छोटा छोटा कर दिया, मतलब 1 क्विंटल की चीज को 100 बार 1-1 किलो के 100 पैकेट्स बना दिए, तो अब एक एक पैकेट को जब देंगे कि भैया तुम इसको लेके जाओ, उसको बताएंगे ना कहां लेके जाना है, ठीक है। और उसके बाद उसकी सीक्वेंसिंग भी करेंगे, क्योंकि जब 100 किलो की चीज को हमने 1-1 किलो किया, वहां पे जाके सबको फिर समेटना होगा,
है ना, और एक प्रॉपर ऑर्डर में, यहाँ तो फाइल भेज रहे हैं ना, यहाँ पे कोई चावल दाल तो नहीं भेज रहे हैं, चावल दाल तो मिक्स कर दिया, लेकिन फाइल जब वहां भेज रहे हैं तो उसकी सीक्वेंसिंग होगी। क्यों? क्योंकि भैया अच्छा एक नंबर, फिर उसके बाद उसके पीछे ज्वाइंट हो जाएगा, दूसरा नंबर उसके पीछे ज्वाइंट हो जाएगा, तीसरा नंबर, इस तरह से पूरी फाइल क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो हर डेटा पैकेट्स के पास दो चीजें होती हैं, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सीक्वेंसिंग, जिसके बेस पे आगे चल के उसको कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। तो यहां पे ये काम जो करता है वो कौन करता है? टीसीपी करता है। सो व्हाट टीसीपी परफॉर्म्स? टीसीपी बड़े से मैसेज को छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिस हर डेटा पैकेट्स के पास दो चीजें होती है, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और सीक्वेंसिंग। और फिर ये छोटे छोटे डेटा पैकेट्स कैसे भी करके यहां पहुंचते हैं ओवर इंटरनेट, कोई भी रूट ले सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट में यानी कि वायर पे वो डेटा पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होंगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आईपी की होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल की होती है। यानी कि टीसीपी ने बड़े से मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उन छोटे टुकड़ों को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम क्या होता है? किसका होता है? आईपी का। यानी आईपी एक तरह से कह सकते हैं ट्रांसपोर्टर है ना, भेजने का काम करेगा। तो अब यहां पे सारे डेटा पैकेट्स जो पहुंच गए। अब डेटा पैकेट्स तो भैया ये छोटे छोटे पैकेट्स में पहुंचे ना, ये तो हमको रियल मैसेज चाहिए था। तो फिर से यहां पे भी टीसीपी एक्टिवेट होता है। फिर क्या होता है? यहां पे भी टीसीपी एक्टिवेट होता है, और फिर इन सारे को सीक्वेंसिंग की मदद से 1 2 3 4 5 6 7 सीक्वेंसिंग मदद से फिर से एक रियल 1 GB के मैसेज में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। तो ये देखिए कितने एक साथ काम कर रहे हैं, इसीलिए अलग अलग होने के बावजूद भी इनको हमेशा एक साथ ही लिखा जाता है, TCP/IP प्रोटोकॉल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? अंशु अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग CSS कोड। CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट, याद रखिएगा, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। फॉर मेकिंग ऑल स्पैन एलिमेंट बोल्ड, यानी जितने भी स्पैन एलिमेंट हैं इसके अंदर डाले जाएंगे उनको उसको बोल्ड बनाना है, ठीक है। चूज द करेक्ट कोड। तो स्पैन के लिए अगर आप स्पैन साइज जो भी स्पैन में एलिमेंट्स हैं उन सबको अगर आप बोल्ड करना चाहते हो तो उसके लिए क्या होता है? तो देखो फॉन्ट वेट होता है। जब भी आपको CSS में यूज करना है और बोल्ड करना है तो आपको क्या लिखना होगा? फॉन्ट वेट, यानी फॉन्ट कितना भारी हो, है ना। तो कितना भारी हो भैया? तो उसको इतना भारी बना दो कि वो बोल्ड दिखने लगे, राइट। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। स्पैन ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर फॉन्ट वेट, दैट इज व्हाट? बोल्ड। 10 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। दोनों क्वेश्चन असर्शन एंड रीजन बेस्ड है, ठीक है। और असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस आपको होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि ए भी सही है और आर भी सही है। दूसरा होता है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन उसकी। तीसरा क्या होता है? ए जो है वो ट्रू है लेकिन आर फॉल्स है। और चौथा होता है ए जो है वो फॉल्स है और आर ट्रू है। देखो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, असर्शन और रीजन जो है दोनों ट्रू होंगे, इसमें दोनों के दोनों ट्रू होंगे, ठीक है। सिंपली यही समझ लो, असर्शन भी ट्रू होगा और रीजन भी ट्रू होगा तो ए आंसर है। अब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब रीजन सही तरीके से असर्शन को जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो क्या आंसर होगा? बी होगा। बाकी यहां तो क्लियर ही है कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, या असर्शन फॉल्स है तो रीजन ट्रू है। देखिए अब क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, असर्शन क्या कहता है? अ सेट ऑफ रूल्स यूज्ड ओवर इंटरनेट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। बिल्कुल ट्रू है, मैंने बताया ना आपको, अभी यही चीज मैंने बिल्कुल बताई थी ना, ट्रू है ये। क्यों ट्रू है? क्योंकि प्रोटोकॉल का डेफिनेशन ही होता है सेट ऑफ रूल्स फॉर ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ओवर इंटरनेट, ठीक है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो गया। रीजन क्या होता है? HTML इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोकॉल। HTML एग्जाम्पल है प्रोटोकॉल का? नहीं भैया, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मैंने आपको ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल दिया था ना, वो HTTP का बोल दिया था। HTTP मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल है। यहां हो रहा है HTML तो क्या एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज HTML? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं, याद रखना, बहुत बच्चे बोलते हैं HTML इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नहीं, HTML जो है वो क्या है? वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स लिखते हैं हम इसमें। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये जो है वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। यानी असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सी आप टिक लगा के आएंगे, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? यहां देखिए ऑप्शंस वही है, सेम होते हैं। चैट एंड ईमेल आर लाइव / रियल टाइम कन्वर्सेशन। रियल टाइम कन्वर्सेशन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यूट्यूब लाइव लूंगा, अगर मान लीजिए मैं
जब यूट्यूब लाइव लेता हूं तो रियल टाइम कन्वर्सेशन होता है ना, मैं आपको बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहा है और आप टेक्स्ट के माध्यम से कुछ क्या कर सकते हैं, बता भी सकते हैं मुझे, या फिर स्काइप ही ले लीजिए या फिर जूम का ऑनलाइन लीजिए, वो रियल टाइम मतलब यहां से मैंने भेजा पहुंच गया। जैसे कि व्हाट्सएप भी एक रियल टाइम मैसेजिंग है, आप टाइप करते हैं इंटर करते हैं वहां पहुंच गया अगले बंदे के पास, फिर वो वहां से क्या कर सकता है, कुछ भी रिप्लाई आपको दे सकता है। तो यस, चैट जो होता है वो तो होता है, लेकिन ईमेल जो होता है वो रियल टाइम होता है क्या? नहीं। आपने ईमेल मुझे भेज दिया, अब मैं एक दिन बाद देख रहा हूँ, एक साल बाद देख रहा हूँ, 10 साल बाद देख रहा हूँ, जीवन कभी नहीं देख रहा हूँ फिर, तो ये गलत हो गया, ये फॉल्स हो गया है ना। वी हैव टू बी ऑनलाइन इन बोथ, यानी कि जब चैटिंग करेंगे और जब ईमेल करेंगे तो उन दोनों में हमें ऑनलाइन होना पड़ेगा, ये तो ट्रू है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा बताओ? एसर्शन जो है वो फॉल्स है और रीजन जो है वो क्या है, ट्रू है, यानी कि डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। सो दिस वाज फ्रॉम 1 to 12 MCQ बेस्ड, जिसमें से 1 to 10 एग्जैक्टली MCQ बेस्ड है, लेकिन 11 और 12 जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड है, तो 12 लगभग आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चंस है। तो दिस वाज द which section? This was the section A, जिसमें हमने सारे के सारे वर्क को क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया। नाउ आफ्टर सेक्शन ए, सेक्शन बी इज देयर। सेक्शन बी देखते हैं क्या होता है। अब जो है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सब्जेक्टिव वाला स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए ये दो नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मिसिका अ क्लास 10 स्टूडेंट वांट्स टू यूज अ सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर यूज करना चाहती है वो, बट डज नॉट वांट टू पे फॉर इट। देखिए बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर जो होता है, ठीक है, दो तरह का होता है। अगर ब्रॉडली क्लासीफाई करें बहुत तरह का होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए दो तरह का होता है। एक होता है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होता है, और एक होता है फ्री सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, जैसे मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया और मैं उसका मालिक हूं, अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए आपको उसको क्या करने पड़ेंगे, पैसे मुझे देने पड़ेंगे, तो मैं आपको अलाउ करूंगा यूज करना। और एक होता है कि मैंने बना के फ्रीली छोड़ दिया कि भैया आप लोग यूज करो, कोई बात नहीं है। तो which type of software C can use? So obviously C will use which one? Free one, ठीक है। एग्जाम्पल में तो आप लोग को जो बताया पढ़ाया जाता है वो कौन सा पढ़ाया जाता है, वो भी तो वही पढ़ाया जाता है, फ्री फ्री फ्री, है ना। लाइबर ऑफिस क्या एग्जाम्पल है फ्री सॉफ्टवेयर का, है ना, जिसमें आप कोई भी ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ओपन ऑफिस क्या एग्जाम्पल है, ओपन ऑफिस एग्जाम्पल है किसका, एक फ्री सॉफ्टवेयर का, ठीक है। स्काइपी भी क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है। लेकिन पता नहीं क्या सोच के जो है वो आपके सिलेबस को डिजाइन करने वाले ने लाइबर ऑफिस और ओपन ऑफिस दिया है। कहीं भी जाइएगा एक जगह भी मुझे दिखा दीजिएगा कि सर लाइबर ऑफिस यूज कर रहे हैं, ओपन ऑफिस यूज कर रहे हैं। अरे भाई साहब, MS वर्ड यूज, मतलब MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हर जगह हर मतलब कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, आपके कंप्यूटर में भी, क्रैक ही सही, ठीक है, मिलता यही है। पढ़ाओ ना MS ऑफिस, क्यों पढ़ा रहे हो लाइबर ऑफिस और ओपन ऑफिस, झूठ मूठ का, मतलब एक ऐसी चीज पढ़ाओ जो आगे चल के बिल्कुल बेकार हो जाए, रद्दी हो जाए। ये है एजुकेशन सिस्टम हमारा, क्या कहे नहीं कहे। चलिए कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, जो दिया है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली वही चीज मैंने लिखा हुआ है कि मिसिका, ये इसका आंसर है ना बच्चा, मैंने आंसर भी टाइप कर दिया है। मिसिका कैन यूज फ्रीवेयर, फ्रीवेयर मतलब फ्रीली अवेलेबल होता है, और या फ्री एंड ओपन सोर्स। देखो एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शॉर्ट फॉर्म होता है OSS। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, और सॉफ्टवेयर बना के जो उसका सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं तो उसके लिए कोडिंग लिखेंगे ना आप, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। तो किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बना के उसका सोर्स कोड मतलब सॉफ्टवेयर भी फ्री यूज करने के लिए दे दिया, और उसकी कोडिंग भी आपको दे दी कि ये लो कोडिंग है, अगर आप इसमें कुछ और नया फीचर ऐड करना चाहते हो, इसमें कुछ और भी चेंजेस करना चाहते हो, आप अपने तरीके से कुछ नया इसमें बनाना चाहते हो, इसी सॉफ्टवेयर को और अच्छा बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो उसको हम लोग कहते हैं, एक तो होता है फ्री, फ्री मतलब ये यूज करना फ्री है, सोर्स कोड उसका अवेलेबल होगा या नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। और एक होता है फ्री एंड ओपन सोर्स, यानी कि फ्रीली अवेलेबल भी है और उसका कोड भी अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो उसको कोड को यूज करके उसको कस्टमाइज कर सकते हो। कस्टमाइज करना मतलब अपनी सुविधा के अनुसार उसमें जो भी आप चेंजेस करना चाहो वो कर सकते हो। A free software is one that can be used free of cost, बिल्कुल सही बात है। In addition, free and open source software is one which can be freely used, यानी freely use भी कर सकते हैं, and the source code is also available. Example OpenOffice, LibreOffice, Skype भी एक free and open source software, ठीक है। Now, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। 14 में देखिए, आप कहा था ना आपको शुरू में ही कि इंटरनल चॉइसेस दिए होंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तो आपको करना ही करना है, ठीक है बच्चा। अब इसमें कि या तो ए करना है या तो क्या करना है, बी करना है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। दोनों मत करके आ जाइएगा, मुझे तो दोनों आपको बताना पड़ेगा, लेकिन आप कोई एक करके आएंगे। क्या कहता है, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ई बैंकिंग
एंड ई कॉमर्स। देखो नाम से कहेंगे बैंकिंग और कॉमर्स, ये दोनों नाम से ही क्लियर है। ई मतलब जो भी चीजें इंटरनेट पे की जाती हैं उसके आगे ई अपने आप लग जाता है, ठीक है। तो ई बैंकिंग का मतलब क्या हुआ भैया, तो ई बैंकिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ बैंकिंग सर्विसेज यूजिंग इंटरनेट, यानी हम बैंकिंग कर रहे हैं, पैसा जमा करना, पैसा निकालना, ठीक है, या फिर किसी को जो है वो कोई डिमांड ड्राफ्ट बनवाना, किसी भी तरह की बैंकिंग सर्विसेज को यूज कर रहे हैं हम। जैसे आजकल पेटीएम का यूज करके हम या फिर गूगल पे का यूज करके क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, या पैसे रिसीव भी कर लेते हैं क्यूआर कोड का यूज करके। दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ ई बैंकिंग, है ना। और वैसे ही ई बैंकिंग सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, तो जो जिस बैंक का आपने सर्विस लिया हुआ है, लाइक एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, इसमें आप पेटीएम भी डाल सकते हैं कि भाई ई बैंकिंग हमको पेटीएम भी प्रोवाइड करता है, ई बैंकिंग हमको गूगल पे भी आजकल प्रोवाइड करता है। तो मतलब क्या, बहुत सारे सर्विसेज आ चुके हैं और जो बैंक वाले हैं वो भी तो प्रोवाइड करते ही करते हैं। दूसरा होता है ई कॉमर्स, मतलब जब आप बिजनेस करते हैं इंटरनेट पे, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स रेफर्स टू द बिजनेस व्हिच इज डन यूजिंग इंटरनेट, जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon, ये सब क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक है। इवन जो भी आजकल एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, ठीक है, जैसे मेरी ही वेबसाइट है, मैं उस पर अपने कोर्सेज बेचता हूँ, ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे कोडिटब आप लिख सकते हो यहाँ पे, कोडिटब, है ना, और बहुत सारे। तो ये सारे ई कॉमर्स सर्विसेज आर प्रोवाइडेड वेरियस कमर्शियल वेबसाइट्स लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एटीसी, कोडिटब भी लिख लीजिएगा ना। ये पहले क्वेश्चन का जवाब हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज ई लर्निंग, बस वही बात है, ई लर्निंग मतलब जब आप पढ़ रहे हैं इंटरनेट से, अभी आप क्या कर रहे हो, इंटरनेट से पढ़ रहे हो ना, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ई लर्निंग। जब यूट्यूब पे वीडियो खोल के पढ़ते हो या कोई इंटरनेट पे कोर्स खरीदा है आपने, आपको जब पढ़ना होता है तो आप ऑनलाइन आते हो, फिर उसको पढ़ते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ई लर्निंग। तो क्या है आंसर इसका, ई लर्निंग रेफर्स टू द लर्न यूजिंग वेरियस इंटरनेट बेस्ड लर्निंग मटेरियल, यानी इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट पे ऑडियो की मदद से, वीडियो की मदद से, पीडीएफ फाइल्स की मदद से आप पढ़ते हो, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। वेन लर्निंग इज डन यूजिंग इंटरनेट एंड वेरियस ऑनलाइन रिसोर्सेज, यानी कि जब लर्निंग की जाती है इंटरनेट का यूज करके और बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज करके, दिस इज कॉल्ड ई लर्निंग। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ई लर्निंग कहते हैं। तो वेरियस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आर, देखिए यहाँ पे कोडिटब है, यूडमी है, गिग्स फॉर गिग्स है, ये सारे क्या है, वेरियस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे आप जाके इंटरनेट के माध्यम से भी लर्न कर सकते हो, राइट। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो बेसिकली आपका सबसे ज्यादा जो दो पार्ट है ना, नेटवर्किंग और HTML, ये बहुत ही ज्यादा HTML साथ साथ हम कह सकते हैं CSS भी इसमें देता है, ये बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब पूरा क्वेश्चन इसी से कह सकते हैं। HTML बहुत अच्छा सेक्शन है इसमें। देखिए अब क्या इस क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, और 4 क्वेश्चन है, चारों के जवाब देने हैं 2 नंबर का, यानी कि एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स, यानी कि हाफ मार्क्स का, 1/2 मार्क्स का है। तो HTML फाइल हैज एक्सटेंशन .tml, नहीं भाई फॉल्स है। क्यों, क्योंकि इसका एक्सटेंशन होता है .html, या HTML होगा या .html होगा, ठीक है, HTML फाइल का। दूसरा, रो स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू मेक अ सेल स्पैन मल्टीपल रोज, यस। देखिए रो स्पैन का मतलब क्या होता है कि किसी एक सेल को आप कितने रो का के बराबर वैल्यू देना चाहते हो। वैसे होता है कॉल स्पैन कि किसी एक सेल को आप कितने कॉलम के बराबर जो है वो क्या करना चाहते हो, वैल्यू देना चाहते हो। जैसे एग्जांपल में मैं मान लीजिए मैं आपको रो स्पैन की एग्जांपल एक दे दूं, ये रहा, ये ऐसे एक और ये ऐसे, मैं मान लीजिए ऐसे करता हूं, एक चीज बनाता हूं, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा x, मैंने यहाँ लिखा y, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा z, यहाँ लिखा a और यहाँ लिखा b। देखिए अब क्या, ये तो एक रो के बराबर है, यहां से यहां तक एक रो दिख रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये एक रो के बराबर है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये एक रो ये था, है ना, एक रो ये है और एक रो ये है, 2 रो है ना, और इस 2 रो के बराबर इसने एक इस सेल ने 2 रो के बराबर जगह ले रखी है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रो स्पैन यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि जब रोज को हमको, मतलब एक किसी सेल को, ये एक सेल है ना, किसी एक सेल को मल्टीपल रोज के बराबर जगह देनी हो तो उसके लिए हम रो स्पैन यूज करते हैं। ठीक इसका उल्टा क्या होता है, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन कैसे होता है, देखिए ये होता है कॉल स्पैन। मान लीजिए हम कहते हैं जेंडर, GENDER, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए मैं यहां कहता हूं मेल और यहां कहता हूं फीमेल, FEM, ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए मैंने फिर लिखा मार्क्स, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मार्क्स। तो अब देखिए क्या हो रहा है, ये यहां पे अगर पार्टिकुलरली हम किसको देखें, सिर्फ इसको देखें, तो ये जेंडर जो है ये रो के बराबर नहीं है, ठीक है, रो के बराबर नहीं है। ये 2 कॉलम्स मेल और फीमेल, इस कॉलम को और इस कॉलम को बराबर लेके है, तो इसलिए ये क्या है, दिस इज व्हाट, कॉल स्पैन।
तो रो मतलब जब रोज को कंबाइन करना होता है, कॉल स्पैन मतलब जब कॉलम को कंबाइन करना होता है ज्यादा पावर देने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रो स्पैन बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। नेक्स्ट है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, ओएल, ठीक है। ऑर्डर सॉरी ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए क्या यूज करते हैं, यूएल। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप क्रिएट्स अ बुलेटेड लिस्ट, बुलेट्स यूज होते हैं, बिल्कुल ऐसे बुलेट्स यूज होते हैं, बुलेट मतलब गोली नहीं, बंदूक की गोली नहीं, मतलब बुलेट लिस्ट मतलब ऐसे, ठीक है, स्टार ये सब यूज होते हैं, ये स्क्वाड यूज करते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, बिल्कुल हाइपर रेफरेंस मतलब जो लिंक होते हैं ना, HTTPS जैसे coditup.in, अगर आप एक हाइपर लिंक की बात करूं तो मान लीजिए ये है https://coditup.in, ये क्या है, URL है, ये क्या है, ये एक URL है। और जब इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, मान लीजिए इसको मैंने अपने वेब पेज पे डाल दिया, तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उस वेब पेज से आप coditup पर चले जाएंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपर लिंक, ठीक है, हाइपर रेफरेंस HREF। तो ऑब्वियसली जो कह रहा है कि HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, ये भी क्या है, ये बिल्कुल ट्रू है। तो ये था 15th क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 16 क्वेश्चन पे, क्या कहता है, योर बेस्ट फ्रेंड, अब आप देख लीजिए नाम कौन सा है, बताइएगा मुझे कमेंट में आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, ठीक है। तो योर बेस्ट फ्रेंड ईमेल्स यू एंड टेल्स यू दैट ही सी हैज क्रिएटेड अ वेब पेज ऑन एन इंटरनेट। ओ माय गॉड, देखिए आपके फ्रेंड ने जो है वो एक वेब पेज क्रिएट कर लिया है। नाउ यू वांट टू क्रिएट अ लिंक ऑन टू दिस वेब पेज फ्रॉम योर वेब पेज, मतलब एक आपका वेब पेज है ये है, और ये है आपके दोस्त का वेब पेज, आपके दोस्त ने बनाया, ये आपके फ्रेंड का है, ठीक है, और यहां पे ये आपका है ओन, ठीक है। अब यहां से बैठ के आपको ये वाला पेज कनेक्ट करना है, ठीक है, और पेज का ये दिया हुआ है। तो कहता है कि ये कैसे करिएगा, HTML कोड क्या होगा, तो देखिए कनेक्शन के लिए क्या होता है, AHREF इक्वल टू जो भी एड्रेस आपको देना था वो आप एड्रेस क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है, यहां से डबल कुछ मत दीजिए, जो भी एड्रेस देना है वो एड्रेस आप दे देंगे, ठीक है। और क्या टेक्स्ट वहां डिस्प्ले होगा, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं क्लिक मी, ये डिस्प्ले होगा, और जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला लिंक क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और /a से क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो जो मैंने आंसर दिया वही दिया है, देखिए यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट ओपन, ठीक है, और ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, और देखिए AHREF इक्वल टू मैंने यहाँ एड्रेस दिया हुआ, ठीक है। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा, देखिए अगर आप छोटा छोटा देख पा रहे हो, लिखा हुआ HTTPS, ठीक है, www.children.com, ये सब दिया हुआ, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो वो वहां पहुंच जाएगा। या जब ये वेब पेज रन होगा तो वहां पे सिर्फ क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक मी, और उसके नीचे जो है वो अंडरलाइन होगा, क्लिक में लिखा हुआ आएगा, उसके नीचे अंडरलाइन होगा, जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये वाली वेबसाइट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दो पार्ट था, या तो ये वाला ए वाला पार्ट करना था या बी वाला पार्ट में ये दोनों क्वेश्चन करना था, आपकी मर्जी थी, आप दोनों में से क्या सेलेक्ट करेंगे, और में आपकी मर्जी चलती है। कहता है राइट HTML कोड टू डिस्प्ले हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ रेड कलर। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए क्या होता है, H होता है, सॉरी HR होता है, तो HR का क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। लेकिन इसका कलर भी चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, कलर इक्वल टू जो भी कलर आपको डालना है, रेड ग्रीन ब्लू। तो एग्जाम में यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेड कलर ना, तो HR कलर इक्वल टू रेड, देखिए पहला वाला क्लियर हो गया। नेक्स्ट से कहता है राइट HTML कोड टू क्रिएट अ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए क्या होता है, P होता है, कर लिया पैराग्राफ क्रिएट, P और /P से पैराग्राफ बंद भी कर दिया। जनरेट अ पैराग्राफ हुज टेक्स्ट कलर इज ब्लू। तो आप इस पैराग्राफ के अंदर जितना भी आप टेक्स्ट कलर चाहते हो, ब्लू कलर चाहते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, फॉन्ट कलर होता है, फॉन्ट से रिलेटेड सेटिंग के लिए क्या करेंगे, फॉन्ट कलर यूज करते हैं, और फॉन्ट कलर क्या यूज कर लिया हमने, ब्लू यूज कर लिया। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है लिखिए, और /फॉन्ट से क्या करते हैं, फॉन्ट को बंद कर दीजिए। तो देखिए P शुरू हुआ, P खत्म हुआ, फॉन्ट कलर ब्लू बंद हुआ, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंप्यूटर एप्लीकेशन। जब इसको रन करेंगे तो एक नए पैराग्राफ में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो ब्लू कलर में लिखा हुआ आएगा। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16 का बी वाला पार्ट। तो आपको या तो ए करना था या तो आपको बी वाला पार्ट करना था। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, क्या कहता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ HTML फॉर्म्स। देखो बच्चा, HTML फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको गूगल फॉर्म दे दूं। आपने अपने स्कूल में भी या जहां भी आपने क्लासेस ऑनलाइन करी होंगी, गूगल फॉर्म लोग भरवाते हैं, क्यों, क्योंकि वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो डेटा कलेक्ट करने के लिए अब आपको फॉर्म बोले कि प्रिंट आउट लेके भेज देना, हम एंट्री करवाएंगे अपने यहाँ किसी आदमी को बिठा के, कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। सिंपल से क्या करते हैं, गूगल फॉर्म डिजाइन करते हैं, नेम के आगे एक बॉक्स होता है, फादर्स नेम के आगे एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसी तरह से आपको क्या क्वालिफिकेशन है उसका एक बॉक्स होता है, एड्रेस क्या है उसका एक बॉक्स होता है, रोल नंबर क्या है उसका एक बॉक्स होता है, सारे बॉक्स में चीजें आप भरते हैं, ठीक है। मेल फीमेल के लिए रेडियो बटन्स होते हैं कि मेल या तो फीमेल, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से भरने के बाद और क्या करते हैं, ओके करते हैं, तो वो डेटा हमारे सर्वर पे जहां पे मैं रखना चाहता हूं वहां पे अपने आप चला जाता है। तो इससे मैंने आसानी से डेटा कलेक्ट कर लिया, आपका डेटा मेरे पास आ गया और हमेशा के लिए रिटेन रहेगा जब तक मैं उसको डिलीट नहीं करूंगा। तो ये फायदा होता है HTML फॉर्म का। गूगल फॉर्म इज द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। कहता है राइट HTML कोड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मतलब क्या होता है, देखिए
रॉल, मैंने कहा रॉल एक फॉर्म बनाया और रॉल के सामने ये बॉक्स डाला ना, इसी को हम लोग टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। हमने यहाँ डाला नेम और इसके सामने एक बॉक्स बनाया, ये बॉक्स बनाया ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वी टेल इट एज व्हाट, टेक्स्ट बॉक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, ठीक है। तो HTML फॉर्म्स आर यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, यानी HTML फॉर्म का यूज हम इनपुट लेने के लिए करते हैं यूजर से। दिस इज बेनिफिशियल, ये बेनिफिशियल है क्योंकि HTML फॉर्म्स कैन बी शेयर्ड ओवर वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, मैंने एक फॉर्म बनाया, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अच्छा आप लोग भी टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, क्लास 10 IT का CS का सबका एक ग्रुप है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक फॉर्म बनाया, उसको मैंने अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे, जितने भी मेरे पास सोशल मीडिया थी, सबको बस उसमें लिंक शेयर कर देना है। जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो भी डेटा आप भरिए और सबमिट कीजिए, वो डेटा मेरे पास पहुंच जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है डेटा को कलेक्ट करने का, ठीक है। जैसे फीडबैक सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी वेबसाइट में जाएगा ना फीडबैक होता है, जैसे फीडबैक पे क्लिक कीजिएगा ना तो टाइप योर फीडबैक, वहां पे टाइप करिए और सबमिट कीजिए, वो फीडबैक पहुंचेगा जहां पहुंचना, ठीक है। नाउ तो दिस इज बेनिफिशियल एज HTML फॉर्म्स कैन बी शेयर्ड ओवर वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है, ये बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि HTML फॉर्म्स को बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हम शेयर कर सकते हैं एंड यूजर में बी आस्क्ड टू फिल द फॉर्म, और यूजर से कह सकते हैं भैया आप फॉर्म भरिए। अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ HTML फॉर्म्स इज फीडबैक फॉर्म, है ना, जिसका यूज जनरली किस लिए किया जाता है, वेबसाइट्स पे किया जाता है। द कोड क्या होगा, अगर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फॉर्म क्या है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि टेक्स्ट बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म/फॉर्म यूज करते हैं, और किसी भी तरह का इनपुट लेने के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू लिखते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि हम ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो ऐसा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी हमें देना होता है, तो नेम इक्वल टू यू नेम, मतलब मान लीजिए यूजर नेम था, नेम इक्वल टू रॉल दे दीजिए क्योंकि आपने रॉल यहां बनाया है। तो इसका क्या होगा, इसका नाम इसको रॉल दिया, क्यों, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है ये जब हमें निकालना होगा तो इसके नाम से निकालना होगा। जो ये बॉक्स बनाया है इसको जो नाम हम देंगे उस नाम से, जैसे मुझे बुलाने के लिए आनंद, आपको बुलाने के लिए जो भी आपका नाम है वो। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 17, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं, ये भी 2 नंबर का है और यहाँ पे कोड दिया हुआ है, ठीक है। इस कोड को में जो भी फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको फिल करने हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कि एन इनकम्प्लीट CSS कोड विद इन हेड एंड स्लैश हेड, हेड और स्लैश हेड के बीच में एक इनकम्प्लीट CSS कोड दिया हुआ है, कंप्लीट कीजिए। देखिए अब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये, कोई डिफिकल्ट नहीं है। स्टाइल और स्लैश स्टाइल के बीच में हम सारे स्टाइल्स एक साथ देते हैं, CSS का यही बेनिफिट है। बॉडी और डैश ब्लू, तो ब्लू क्या होता है बच्चा, बॉडी का बैकग्राउंड ब्लू हो सकता है, यही हो सकता है ना, बॉडी में तो टेक्स्ट नहीं होता, बॉडी का टेक्स्ट भी हो सकता है लेकिन बेसिकली क्या है, बीजी कलर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, लाइन 1 में बीजी कलर, बीजी कलर मतलब बैकग्राउंड कलर। तो क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, हर लाइन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन 1 है ना, उसका क्वेश्चन दिया हुआ है पेज बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर बोल रहा है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, बीजी कलर। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, बीजी कलर ब्लू, हो गया, एक आधा नंबर आपको मिल गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ शुरू हो रहा है और पैराग्राफ बंद हो रहा है, तो ग्रीन और डेटम डॉटम, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ग्रीन क्या होगा, तो पैराग्राफ का फॉन्ट कलर हो सकता है, तो वही पूछ रहा है कलर ऑफ द पैराग्राफ टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट आप लिखेंगे उसका कलर ग्रीन होना चाहिए। तो यहीं पे पैराग्राफ का क्या देंगे हम, कलर, इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, कलर। और जो थर्ड है वो क्या कहता है, फॉन्ट फैमिली, यानी कि किस तरीके से लिखा हुआ आएगा उसको क्या होगा, डॉटम होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, फॉन्ट डैश फैमिली, ठीक है, जो मैंने आंसर ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बंद हो गया। उसके बाद क्या कहता है, लाइन 4 में, मतलब यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें कहता है द बिगेस्ट हेडिंग, तो बिगेस्ट हेडिंग के लिए क्या होता है, ऑब्वियसली H1 होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, H1 लिखेंगे, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, बहुत आसान है, अगर आपने HTML CSS अच्छे से किया हुआ है तो ये आराम से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, ये 18 था ना, ये 18 का A था, मतलब या तो आपको ये करना था और अगर वो नहीं आता है तो ये और भी ये करना था। क्या कहता है यहाँ पे, हेमंत अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग HTML कोड, यानी या तो आप CSS से कर लो तो आपको ठीक है, नहीं तो आप HTML से भी कर लो, यानी कि दोनों में ऑप्शन। तो आपको ये भी अगर स्ट्रॉन्ग करके आ जाओगे तो भी आप मतलब जंग जीत सकते हो। तो कहता है क्या, हेमंत अ क्लास 10 स्टूडेंट इज राइटिंग HTML कोड टू क्रिएट ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। चलिए ठीक है, फॉर अ वेबसाइट, तो कहता है HTML, ठीक है भैया, /HTML कह दिया, नहीं कोई बात नहीं, बॉडी बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है। H1 जब शुरू हुआ है तो ये सबसे आसान है, बिल्कुल नहीं भी पढ़ा होगा तो भी पता है जो शुरू होता है वो बंद होता है, मैक्सिमम टैक्स, ठीक है। तो /H1 से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन 1 के लिए आपका काम हो गया। उसके बाद पैराग्राफ शुरू हुआ और पैराग्राफ बंद हुआ। अब इस पैराग्राफ के अंदर फॉन्ट कलर रेड हो गया, साइज जो है वो क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये क्या होता है, ऑब्वियसली फॉन्ट का फेस होता है ना, फॉन्ट कलर, फॉन्ट देखिए फॉन्ट टैग है
उसमें कलर उसका एट्रीब्यूट है, साइज उसका एट्रीब्यूट है और फेस इसका एट्रीब्यूट है। फॉन्ट फेस मतलब किस टाइप, मतलब कौन सा राइटिंग का तरीका क्या होगा। देखिए इसका लिखने का तरीका अलग है और ये सब लिखने का तरीका अलग है, तो उसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट फेस। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यूएल और अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुआ है। ठीक है, यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुआ है, यहाँ पे क्या होगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बंद होगा ना, स्लैश यूएल होगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ स्लैश यूएल नहीं होगा क्योंकि यूएल स्टार्ट हुआ है, इसलिए आपको स्लैश यूएल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यूएल और स्लैश यूएल के बीच में आप लिस्ट बना रहे हैं, तो एलआई से लिस्ट को क्रिएट किया, तो स्लैश एलआई से क्या करेंगे, उस लिस्ट को बंद भी तो करेंगे, राइट। खत्म हो गया, तो इतना आसान था ये, राइट। तो दिस इज सीएसएस बेस्ड क्वेश्चन एंड दिस इज एचटीएमएल बेस्ड क्वेश्चन। दोनों में आपको प्रोविजन दिया हुआ है, जो मर्जी वो कीजिए, राइट। तो ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये भी देखिए 2 मार्क्स क्वेश्चन है। राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन एसएमएस एंड एमएमएस। तो दोनों का जो फुल फॉर्म है वो पहला डिफरेंस हो गया कि एसएमएस स्टैंड्स फॉर शॉर्ट मैसेज सर्विस, ठीक है, जबकि एमएमएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। तो शॉर्ट मैसेज सर्विस, अब एक और डिफरेंस है कि एसएमएस जो होता है वो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजना होता है आपको। अगर आपको टेक्स्ट मैसेज भेजना होता है तो आप किसको यूज करते हैं, एसएमएस को। हेलो, हाउ आर यू, आई एम कमिंग, इस तरह के मैसेजेस को हम लोग एसएमएस कहते हैं। जबकि एमएमएस मतलब ऑडियो वीडियो भेजना हो, यानी एमएमएस इज यूज्ड फॉर सेंडिंग मल्टीमीडिया मैसेजेस, ठीक है, लाइक ऑडियो वीडियो इमेजेस। तो इसके लिए हम किसको यूज करते हैं, एमएमएस को यूज करते हैं। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब यहां से शुरू होता है आपका सेक्शन सी। सो टिल हियर it was what, section B, and now we will move forward to section C. So this is section C. क्या कहता है, देखो सेक्शन सी में जो है ये 3 नंबर क्वेश्चन है। क्या कहता है, द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट्स आर नॉट रिटन प्रॉपर्ली, यानी 1 2 3, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीराइट द करेक्ट स्टेटमेंट, अब आपको अपने कॉपी में रीराइट करना है, ठीक है। डिजायर्ड पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट इज मेंशन अंडर इट। तो देखो ये स्टेटमेंट है और इसका डिजायर्ड पर्पस क्या है, देखो ये कमेंट होता है ना, एक्सक्लेमेशन डैश डैश कमेंट लाइन होता है, ठीक है। तो कहता है पेज बैकग्राउंड कलर शुड बी रेड। तो बॉडी कलर नहीं होता है, अगर आपको बैकग्राउंड यूज करना है तो बॉडी बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू रेड। तो आपको आपके एग्जाम की कॉपी में क्या लिखना है, ऐसा लिखिएगा 1 नंबर और उसका आंसर आप बस लिख दीजिएगा ऐसे, बॉडी बीजी कलर इक्वल टू रेड। देखो ये हिस्ट्री नहीं है, ठीक है, और जबरदस्ती आपको जो है वो बड़ा बड़ा लिख के और जबरदस्ती फैला के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आता है ये एक लाइन लिखने के लिए आपको 1 नंबर मिला, नहीं आता है तो फिर आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नाउ दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल। तो फॉन्ट टाइप इक्वल टू एरियल, यहीं पे गलती हो गई, फॉन्ट टाइप होता ही नहीं है, फॉन्ट फेस होता है। क्या लिखेंगे, फॉन्ट फेस इक्वल टू एरियल, यानी ये बताने के लिए कि किस तरह का फॉन्ट होगा। नाउ तीसरा क्या कहता है, आईएमजी सोर्स। आईएमजी सोर्स नहीं होता, आईएमजी एसआरसी होता है। क्या होता है, देखिए इसका आंसर मैंने लिखा आईएमजी एसआरसी, यानी कि कौन सा इमेज आप लाना चाहते हैं उसको डबल कोट्स में आप लिख देते हैं। और विड्थ, देखिए साइज नहीं होता है कभी भी, हाइट और विड्थ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, इमेज सोर्स शुड बी दिस आईएमजी गर्ल img_girl.jpg, विड्थ एंड हाइट बोथ शुड बी 500। तो यहाँ पे साइज कहां से आ गया, तो वही लिखा हुआ आईएमजी सोर्स नहीं होगा, एसआरसी होगा। फिर हमने नाम दे दिया, विड्थ इक्वल टू जो विड्थ था वो दे दिया, हाइट इक्वल टू जो हाइट था वो दे दिया। बहुत आसान। देखिए एचटीएमएल सबसे आसान चीज होता है समझने के लिए, 5वीं 6ठी क्लास से बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा अगर टाइम दीजिएगा तो फुल मार्क्स इस सब्जेक्ट में आने से कोई नहीं रोक सकता है, 50 आउट ऑफ 50 आराम से आता है। थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर लास्ट के 5-10 मिनट पढ़ लेंगे आप, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेंगे, फुल मार्क्स तो नहीं लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है, कंसीडर द यूआरएल www, देखो https// अच्छा एक चीज देखो, ये होता है HTTP, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एक होता है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। कभी भी याद रखना सिक्योर्ड वाले पे काम करना जब भी आपको कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना है, वरना आपका डेटा चोरी हो सकता है, आपके साथ जो है वो साइबर क्राइम आसानी से किया जा सकता है। क्योंकि HTTP पहले यूज करते थे जब कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं था, जब ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने थे, लेकिन अब HTTP यूज करते हैं। देखो HTTP जो था वो सिक्योर्ड नहीं था, इसमें क्या लगाया गया, SSL लगाया गया। HTTP फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसमें क्या लगाया गया, SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। तो ये क्या बना, HTTPS बना, जो कि सिक्योरिटी। तो एक जो SSL के बारे में भी अगर पूछे तो आप बता सकते हो, SSL क्या है, ये एक सिक्योर्ड सॉकेट लेयर है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ताकि आपका डेटा जो है वो इंटरनेट पे कोई हैक ना कर सके।
और ये दोनों की फीचर्स को जब ऐड ऑन किया गया तो जो नया बना वो बना HTTPS, जो सिक्योर्ड होता है। इसलिए मेक श्योर आप जब भी किसी भी वेबसाइट पे हो HTTPS हो। नाउ कहता है क्या, विच कॉम्पोनेंट आइडेंटिफाइज द प्रोटोकॉल ये सारे प्रोटोकॉल थे, ये तो थे। तो यहाँ पे क्या है, ये HTTPS, तो यहाँ पे आपको पहला आंसर क्या होगा, HTTPS का, बस खत्म। दूसरा क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ S यही तो बताया मैंने, देखो ये सारा क्वेश्चन का आंसर ही मैंने पहले बता दिया। S मतलब क्या है, सिक्योर्ड है, तो द S इन HTTPS मेक्स इट सिक्योर यूजिंग SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। दिस प्रोवाइड्स अ सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट्स। ठीक है। नाउ थर्ड क्या करता है, एक्सपैंड द टर्म URL, तो ये फुल फॉर्म है। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और WW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब। देखो इंटरनेट पे जो कुछ भी है वो WW के रेफरेंस से ही है। और URL का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट पे कोई भी डॉक्यूमेंट है, इंटरनेट पे चाहे कोई भी चीज है, उसका एक यूनिक एड्रेस होगा, और उस यूनिक एड्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, URL। एक को जो एड्रेस मिल गया वो दूसरे को कभी नहीं मिलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, URL। So this was question number 21. Let's move to the next question, that is question number 22. कहता है क्या, इसमें ऑप्शन है या तो A या तो B। तो क्या कहता है क्वेश्चन ए कि राइट एनी 2 ways टू ऐड ऑडियो फाइल, ठीक है। और बी इसका जो कहता है राइट एनी 2 ways टू ऐड वीडियो फाइल, यानी या तो ऑडियो या ऐड करना है या तो वीडियो ऐड करना है। तो उस केस में क्या होगा, दो तरीका क्या होता है, एक होता है इम्बेड टैग का यूज करके कर सकते हैं, और दूसरा होता है ऑडियो कंट्रोल्स टैग का यूज करके कर सकते हैं। यानी कि ऑडियो को ऐड करने के लिए भी एम्बेड टैग होता है, और वीडियो को ऐड करने के लिए भी, दोनों के लिए जो होता है वो क्या होता है, एम्बेड टैग होता है, EMBED। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, दोनों में होता है। अब ऑडियो के लिए ऑडियो कंट्रोल्स होता है, और वीडियो के लिए वीडियो कंट्रोल्स होता है, जिसमें प्ले बटन आता है, पॉज बटन आता है, इस तरीके की चीजें आती हैं। ठीक है, तो तरीका क्या है, इम्बेड SRC का मतलब होता है आप उस फाइल का लोकेशन यहां दोगे कि जिस फाइल को आप कनेक्ट करना चाहते हो, जो ऑडियो कनेक्ट करना चाहते हो। और ऑडियो कंट्रोल्स को लिखने के लिए ये होगा, ऑडियो कंट्रोल्स यहां लिखोगे और स्लैश ऑडियो से ऑडियो कंट्रोल बंद हो जाएंगे। अब सोर्स SRC इक्वल टू, यानी कि सोर्स SRC मतलब कि आपका जो ऑडियो का सोर्स है उसका कहां से उसको उठाना है, उस फाइल का एड्रेस यहां पे आप डालोगे और एक टेक्स्ट दे दोगे माय सॉन्ग। तो ऑडियो बेसिकली क्या होगा कि ये SRC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर फाइल नहीं फाउंड हुआ तो फिर क्या ही बजाएगा वो, क्या ही ऑडियो आएगा। ठीक इसके उल्टा, उल्टा क्या मतलब, इसी की जैसा इम्बेड देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या हुआ, वहां MP3 था ना, MP3 यहाँ पे क्या हो गया MP4, myvideo.mp4। तो इम्बेड टैग तो बिल्कुल सेम हो गया। अब वीडियो कंट्रोल से यहां से शुरू हुआ और स्लैश वीडियो से बंद हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, सोर्स SRC इक्वल टू माई वीडियो, यानी कि यहाँ पे भी सोर्स SRC है, यहाँ पे भी सोर्स SRC है, यानी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। एक तो इम्बेड टैग की वजह से, दूसरा ऑडियो कंट्रोल्स के बदले आपने वीडियो कंट्रोल्स कर दिया, बाकी बीच के भी चीजें बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे मैंने सॉन्ग लिखा हुआ है तो यहाँ पे सॉन्ग नहीं लिखेगा, यहाँ माई वीडियो लिख दीजिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कितना नंबर का क्वेश्चन था, 3 नंबर का। बस ये आपको टैग का पता होना चाहिए था, टैग का पता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, ये लिखना है आपको, कैसे लिखोगे। तो देखो NH तो नॉर्मल है, एक होता है सुपर। देखो जैसे मैं लिखता हूं ना x², तो ये ऊपर है ना, स्क्वायर क्या है, ऊपर है, तो सुपर मतलब ऊपर, ऐसे याद कर लेना, सुपर मतलब ऊपर, ऊपर। तो सुपर मीन्स ऊपर, तो जब सुपर मीन्स ऊपर तो जो सब स्क्रिप्ट बनता है, तो सुपर स्क्रिप्ट मतलब SUP, नॉट स्लैश, SUP, और सब स्क्रिप्ट मतलब SUP। तो मैंने भी अपने एग्जाम मतलब अपने बचपन में या यूं को एग्जाम टाइम में ऐसे ही याद किया था, सुपर मीन्स ऊपर। तो जो ऊपर है, अब ये ऊपर नहीं है ना, नीचे है ना, सब स्क्रिप्ट होगा। तो सब स्क्रिप्ट में अंदर आप क्या लिखोगे, 3 लिखोगे और स्लैश सबसे बंद कर दोगे। वैसे ही x³ है तो x लिखेंगे, अब ये ऊपर है ना तो ऊपर के लिए सुपर SUP, ठीक है, और यहाँ 3 लिखेंगे तो सुपर यानी कि ऊपर पहुंच जाएगा ठीक है। और ये A+B है तो ब्रैकेट में A+B ब्रैकेट क्लोज, और ये भी ऊपर है ना तो ऊपर के लिए मतलब सुपर SUP और 3 स्लैश सुपर, तो सुपर मीन्स ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा यहां से देखिए, ये था सेक्शन C, खत्म हो गया। सेक्शन C में 2 ही क्वेश्चन थे, 22 और 23। नहीं 22 नहीं था, 4 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। ये क्वेश्चन थे सेक्शन C में। अब आपका यहां शुरू होता है कौन सा, सेक्शन D, राइट।
ये फीडबैक फॉर्म बनाना है और इस फीडबैक फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या कोड लिखना होगा, ये सबसे मतलब कहते हैं ना लास्ट होता है जब आप फॉर्म बनाते हैं, यानी कि आपने HTML में सब कुछ समझ लिया है तो आप लास्ट में आप क्या करते हैं, फॉर्म डिजाइन करते हैं। बहुत आसान होता है। सबसे पहले देखिए HTML 2 पार्ट में किया है मैंने, ठीक है। देखिए इसे में ये यहां से यहां तक लिखना है पहले, ठीक है, और उसके बाद फिर ये अलग वेब पेज है, मतलब अलग स्लाइड है, यहां से लेके यहां तक लिखना है, ठीक है। ठीक है, और यहां पे लास्ट में स्लैश बॉडी, ये छूट गया है, और फिर स्लैश HTML भी लगा देना होता है। ये प्रॉपर तरीका होता है कोई कोड लिखने का, ठीक है। तो HTML, ठीक है भैया, और स्लैश HTML से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर आगे हम आए, हेड, स्लैश हेड से बंद हो गया। टाइटल में हमने क्या दे दिया, फीडबैक फॉर्म, तो ये ऊपर सबसे ऊपर जो दिखाता है वहां फीडबैक फॉर्म दिखाएगा, ठीक है। अब बॉडी और स्लैश बॉडी के बीच में सारा कंटेंट होता है वेब पेज का, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है बच्चा, फीडबैक फॉर्म, सबसे बड़ा सा लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ क्या देंगे, फॉर्म शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और फॉर्म को बंद करेंगे, स्लैश फॉर्म से आगे चल के बंद कर सकते हैं। हालांकि कभी कभी कोई चीज होता है कि आप छोड़ भी देते हैं तो भी काम चलता है, लेकिन चलिए दे दीजिए, स्लैश फॉर्म से बंद कर दिया। अब इस फॉर्म के अंदर सबसे पहला क्या है, H1 स्लैश H1 के बीच में हम लिखते हैं फीडबैक फॉर्म, तो ये बड़ा सा आ गया लिखा हुआ फीडबैक फॉर्म, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन छोड़ना नहीं यहाँ पे, तो हमने क्या किया, BR कर दिया, ठीक है। BR करने से क्या हुआ, लाइन छूट गया। उसके बाद क्या हम देते हैं, यूजर नेम, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम कोलोन, देखिए बिल्कुल यहाँ पे मैंने वैसे ही लिखा है, यूजर नेम कोलोन। अब इसके बाद जो है वो इनपुट लेना है और ये इनपुट बॉक्स क्रिएट करना है, तो हमने क्या लिख लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यानी कि हमको यहाँ पे क्या रखना है, टेक्स्ट की इनपुट करनी है, ठीक है। नेम इक्वल टू ename1, कोई भी चीज आप यहाँ नाम दे सकते हो, एनीथिंग यू कैन गिव एनी नेम, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ दे दिया नेम इक्वल टू यूनेम, हटाइए, मैं ename1 ने मैं क्या करूंगा, हटाऊंगा यहाँ पे, मैं कर दूंगा यूनेम, मतलब यूजर नेम, मतलब ये मेरी मर्जी है। साइज इक्वल टू 30, जो भी इसका साइज में इसमें जो लिखा हुआ उसकी साइज क्या होगी। वैल्यू इक्वल टू, मतलब यहां दिख रहा है ना इंटर यूजर नेम, यही होता है इसकी वैल्यू। अभी हमने शुरू में सेट कर दी एंटर यूजर नेम, तो ये यहाँ पे दिख रहा है इंटर यूजर नेम, इसको मिटा के आप जो भी डालोगे वो आ सकता है, लेकिन जब ये फॉर्म रन होगा तो यही लिखा हुआ है एंटर यूजर नेम, ठीक है। अब ये आपका बन गया, हाँ जी ये बन गया। BR मतलब लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक मतलब अगले लाइन पे आ जाओ, तो भैया अगले लाइन पे आ गए यहाँ पे, ठीक है। यहां पे आ गए तो फिर एक बार और लाइन ब्रेक देना पड़ेगा, एक और लाइन ब्रेक, क्योंकि यहां पे तो ब्लैंक लाइन है, तो फिर से एक बार और BR दिया। ध्यान देना है इन सब चीजों का, ठीक है, इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या हुआ, जेंडर है, तो यहां क्या लिखा मैंने, जेंडर लिखा। जेंडर में 2 है, तो ये जो होते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, वी टेल इट एज रेडियो बटन्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो बटन। रेडियो बटन की बेनिफिट क्या होती है कि इसमें आप बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हो और चाहोगे कि उसमें से सारे में से कोई एक सेलेक्ट हो, वो होता है बेनिफिट। तो इसमें मेल और फीमेल है, तो मैंने कहा देखो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो मेल और नेम इक्वल टू जेंडर। इसका नाम मैंने, मतलब इसका नाम जेंडर रखा है, इसका भी नाम मैंने जेंडर रखा, क्यों, जब दोनों का नाम हम जेंडर रखेंगे ना तो ये ग्रुप बन जाता है, यानी ये दोनों का एक ग्रुप बन गया। क्यों एक ग्रुप बना बच्चा, क्योंकि मैंने इसका नाम एक रखा हुआ है, सेम रखा हुआ है, इसका नेम हमने क्या रखा है, सेम रखा हुआ है, इसीलिए क्या बन गया, इसका ग्रुप बन गया। और ग्रुप बनने से क्या बेनिफिट हुआ, ग्रुप बनने से ये बेनिफिट हुआ कि अब मेल और फीमेल, देखो सबसे पहले मैंने इनपुट टाइप रेडियो नेम जेंडर और मैंने इसको मेल डाला तो यहां मेल आ गया। फिर से मैंने लिखा इनपुट टाइप रेडियो, तो उसके ठीक बगल में इनपुट टाइप रेडियो आ गया, उसका नेम भी जेंडर डाला और फीमेल लिखा तो फीमेल आ गया। अब इसको चूंकि नेम हमने दोनों का सेम रखा है, इसलिए या तो आप मेल सेलेक्ट कर पाओगे या तो आप फीमेल सेलेक्ट कर पाओगे, दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ BR मतलब लाइन ब्रेक, अगले लाइन में यहां पे आ गया। अब अगले लाइन में आप क्या लिखेंगे, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, तो देखो यहां पे आप पहुंचे थे अभी, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, तो मैंने क्या लिखा यहां पे, सेलेक्ट आवर बेस्ट फूड आइटम्स, और फिर उसके बाद अगले लाइन में आना है, तो अगले लाइन में आने के लिए क्या हो गया, BR। अब ये सब क्या होते हैं बच्चा, चेक बॉक्स होते हैं, यानी क्लिक कीजिएगा तो टिक लग जाएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा तो टिक हट जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं चेक बॉक्स। तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, चलिए अच्छी बात है। नेम इक्वल टू फूड, देखो सबका मैंने वही डाला, चेक बॉक्स नेम इक्वल टू फूड, चेक बॉक्स नेम इक्वल टू फूड, चेक बॉक्स नेम इक्वल, क्योंकि ये एक साथ रहेंगे क्योंकि सारे फूड के नाम है, ठीक है। वैल्यू इक्वल टू छोले भटूरे, वैल्यू इक्वल टू बर्गर, वैल्यू इक्वल टू रवा डोसा, वैल्यू इक्वल टू पनीर टिक्का, मतलब इसका मैंने वैल्यू भी डाल दी। ये वैल्यू मतलब ये नहीं होता है कि क्या लिखा हुआ आएगा बच्चा, वैल्यू मतलब होता है जब इसको सबमिट करेंगे, यानी कि फॉर्म जब क्लिक करके, जैसे बर्गर पर क्लिक करके और यहां मान लीजिए एक सबमिट बटन भी हम बनाते हैं, तो सबमिट बटन जब क्लिक करेंगे तो अगर आपने इस पर क्लिक किया होगा तो डेटाबेस में क्या आ जाएगा, बर्गर जाएगा, वो होता है वैल्यू। बाकी दिख रहा है यहाँ पे जो छोले भटूरे, वो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए छोले भटूरे। फिर BR मतलब लाइन ब्रेक करके अगला चेकबॉक्स बनाइए, वैल्यू इक्वल टू बर्गर,
यानी कि जब इस पर कोई क्लिक करके सबमिट करेगा तो वहां वैल्यू जाएगा डेटाबेस में, लेकिन यहां लिखा हुआ क्या आया है, बर्गर, यहां पे भी लिखा हुआ है। BR से अगले लाइन में आ गया। फिर से चेकबॉक्स बनाइए, हाँ जी बनाया। वैल्यू इक्वल रवा डोसा, यानी इस पर जब कोई क्लिक करके सबमिट करेगा फॉर्म तो डेटाबेस में क्या जाएगा, रवा डोसा जाएगा। और यहाँ पे मैंने रवा डोसा ही डिस्प्ले भी कर दिया, क्योंकि भैया जो दिखेगा वही तो बिकेगा। फिर BR मतलब अगले लाइन पे आया। फिर से एक मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाया, सॉरी चेकबॉक्स बनाया, नेम फूड और वैल्यू पनीर टिक्का, यानी इस पर जब कोई क्लिक करके सबमिट करेगा तो पनीर टिक्का डेटाबेस में जाएगा, और पनीर टिक्का लिखा हुआ भी दिखा दिया। और BR मतलब लाइन ब्रेक, तो यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ के बाद एक और लाइन ब्रेक चाहिए क्योंकि हमको अगले बार लाइन पे भी आना है। हाउस और स्टाफ बिहेवियर, तो मैंने यहाँ लिख दिया हाउस और स्टाफ बिहेवियर। अब इसमें क्या है, देखिए ये क्लिक करेंगे ना आप, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन चाहिए, चारों ऑप्शन आएंगे, इसको हम लोग कहते हैं लिस्ट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक होता है लिस्ट बॉक्स, एक होता है कॉम्बो बॉक्स। तो फिलहाल ये लिस्ट बॉक्स है। लिस्ट बॉक्स में क्या होता है, तो लिस्ट बॉक्स में हमको बनाने के लिए हम क्या देते हैं, सिलेक्ट का यूज करते हैं, यानी कि सिलेक्ट हमको करना है। लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए हम जिस टैग को यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड व्हाट, सिलेक्ट टैग। ठीक है, तो सेलेक्ट नेम इक्वल टू, कोई ना कोई एक नाम तो देना ही पड़ेगा ना, तो इसको हमने नाम दे दिया लिस्ट नेम, कुछ भी दे दिया। अब ये सारे ऑप्शन है, देखिए 1 2 3 4। तो ऑप्शन पहला क्या हो गया, एक्सेप्शनली गुड। ऑप्शन दूसरा क्या हो गया, वेरी गुड एंड पोलाइट। ऑप्शन 3 गुड। ऑप्शन 4 कुड बी बेटर। और सेलेक्ट टैग जो शुरू हुआ था वो सेलेक्ट टैग बंद हो जाएगा, काम खत्म। ये 2 बार BR देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि आगे क्या है। स्लैश फॉर्म से फॉर्म 1, स्लैश बॉडी से बॉडी 1, स्लैश HTML से HTML 1। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा फॉर्म डिजाइन करना, तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे पूरा फॉर्म क्या होगा, डिजाइन होगा, और इस कोड को लिखने के लिए 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24 का ए। नाउ या तो वो करना था या तो ये करना था, ए और बी दोनों में से कोई ये करना था। तो ये देखिए, ये टेबल बनाने के लिए दिया हुआ है, और टेबल में सबसे डिफिकल्ट क्या होता है, रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज करना। लेकिन यकीन मानिए सबसे आसान होता है, थोड़ा सा बस समझना है कि कैसे लगाना है। देखिए ये बहुत आसान है, याद रखिएगा टेबल रो के लिए, यानी जब भी हम एक रो बनाते हैं TR यूज करते हैं, हर रो के लिए TR यूज करते हैं। टेबल में जो हेडिंग देना होता है उसके लिए TH यूज करते हैं, और टेबल में जो डेटा देना होता है उसके लिए TD यूज करते हैं। बस ये 3 याद कीजिएगा, R फॉर रो, H फॉर हेडिंग और D फॉर डेटा। ये 3 टैग याद है ना, सब काम हो जाएगा। देखिए HTML स्लैश HTML, हेड स्लैश हेड, टाइटल वर्किंग विद टेबल स्लैश टाइटल। वर्किंग विद टेबल किसी ने कहा नहीं, लेकिन टाइटल हम एक दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बॉडी स्लैश बॉडी, यानी बॉडी और स्लैश बॉडी के अंदर ही दुनिया की सारी चीजें आएंगी। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, राइट HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज शोन बिलो, टेबल बॉर्डर शुड बी 2। ये बता रहा है कि टेबल का बॉर्डर 2 होना चाहिए। तो मैंने जब टेबल टैग स्टार्ट किया, देखिए टेबल टैग स्टार्ट किया तो इसमें मैंने क्या किया, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2 कर दिया, हाइट इक्वल टू 100 कर दिया, विड्थ इक्वल टू 300 कर दिया, और सेल पैडिंग इक्वल टू 20 कर दिया। ठीक है, तो मतलब जो उसने कहा वो हमने कर दिया। और सबसे अच्छी बात ये है कि टेबल बॉर्डर के लिए बॉर्डर टैग ही होता है, हाइट के लिए हाइट ही होता है, विड्थ के लिए विड्थ ही होता है, और सेल पैडिंग मतलब 2 सेल्स के बीच में जो स्पेस होगा, 2 सेल के बीच में, यानी देखिए आप कह सकते हैं कि सेल पैडिंग मतलब क्या हुआ कि यहां से लेके यहां तक का बीच का जो स्पेस होगा दैट कैन बी टोल्ड एज व्हाट, सेल पैडिंग। नाउ सबसे पहले एक रो शुरू होगा, देखो ध्यान से देखो अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, एक रो शुरू होगा। हाँ ये पहला रो शुरू हुआ ना, हाँ हुआ। तो क्या किया मैंने, यहां किया TR। लेकिन ये एक जो पहला रो तो शुरू हो गया, लेकिन ये देखिए कितने कॉलम्स के बराबर है। तो कॉलम, एक कॉलम ये था, एक कॉलम ये था, एक कॉलम ये था, 3 कॉलम के बराबर एक कॉलम आपने बनाया है। तो TH टेबल हेडिंग तो होगा क्योंकि हेडिंग देना था हमको, लेकिन इसकी कॉलम की जो स्पैन है, यानी इसकी जो ताकत है, 3 कॉलम्स के बराबर की ताकत है। ठीक है, प्लस ये कहां लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ है। तो हम क्या लिखते हैं, अलाइन इक्वल टू सेंटर, ताकि ये बीच में लिखा हुआ आ जाए। और डेटा क्या लिखना है हमको, एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे डेटा क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय टेबल, और स्लैश TH से टेबल की हेडिंग खत्म। अब चूंकि 3 के बराबर एक ही था तो एक ही डेटा था ना, इसलिए यानी रो का काम शुरू हुआ और रो का काम खत्म भी हो गया, पूरा खत्म हो गया। बस इसमें क्या करना था, आपको ये पता करना था, यही तो डालना था इसमें कि भैया इसमें क्या है, 3 कॉलम के बराबर इन्होंने अकेले जगह ले रखी है, इसीलिए हम लिखेंगे TH कॉल स्पैन इक्वल टू 3 अलाइन सेंटर, और जो भी डेटा था वो, और स्लैश TH से बंद और TR से, मतलब उस रो का काम खत्म। अब अगला रो शुरू हो रहा है बच्चा, फिर से देखिए यहाँ TR, अगला रो शुरू हो रहा है। अब तीनों अलग अलग डेटा है ना, टेबल डेटा है, तो टेबल डेटा TD स्लैश TD। तो पहला टेबल डेटा क्या होगा, एम्प्लॉय ID, फिर TD, दूसरा क्या होगा, एम्प्लॉय नेम स्लैश TD, फिर तीसरा क्या होगा, डिपार्टमेंट TD, डिपार्टमेंट स्लैश TD। पहला रो खत्म, मतलब अगला रो खत्म। आसान हो गया बहुत, बस जो दिमाग लगाना था यहां लगाना था भाई, कुछ दिमाग नहीं लगाना। फिर से एक नया रो शुरू होगा, हाँ जी नया रो शुरू हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, टेबल डेटा, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है, ये सारा डेटा है, हेडिंग बस यही था, सबसे ऊपर वाला हेडिंग होता है, उसके बाद सारा डेटा होता है।
ठीक है, हालांकि होना तो इसको भी हेडिंग था, लेकिन पहले वाले को ही हम हेडिंग मानते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे 1 होगा TD1/TD, फिर क्या होगा, अंकित होगा TD/TD अंकित, सेल्स TD सेल्स स्लैश, रो खत्म, हाँ जी रो खत्म। फिर अगला रो होगा TR/TR, इसके अंदर टेबल डेटा 2 हेमा और HR, तो 2 हेमा और HR, फिर रो खत्म, हाँ जी खत्म, फिर रो शुरू होगा, हाँ जी रो शुरू होगा, फिर रो बंद भी तो होगा /TR, देखो यहाँ पे क्या होगा /TR होगा, TR। ठीक है बच्चा, अब क्या होगा उसमें, तो TD में 3, TD में मनीष, TD में फिनांस, 3 मनीष फिनांस। तो एक जगह बस आपको दिमाग लगाना था कि ये जो है कॉल स्पेन क्या करना है। अगर एग्जाम में आप कुछ भूल भी जाते हो तो छोड़ के नहीं आना होता है, जितना आपको आता है ना उतना सही लिख के आना। ये नहीं आता था ना, गलती लिख देते, लेकिन ये सब तो आसान था ना। देखो अगर आपको अगर एग्जाम में नहीं आता तो ये नहीं आता, बाकी ये तो मिनिमम अगर टेबल बनाए हैं तो इतना तो आता ही आता। इसके लिए कोड जरूर लिख के आते, तो 4 में आपको 3 नंबर जरूर मिल जाते, क्योंकि एक लाइन बस आपकी खराब थी। छोड़ के कोई क्वेश्चन एग्जाम में मत आइएगा, बस इतना कीजिएगा, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं सेक्शन ई में, राइट। सो वी आर नाउ इन व्हाट सेक्शन डी के बाद सेक्शन ई है, और इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी कितने से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 26। क्या कहता है, मिस्टर अनीक comes from a village which recently started seeing digital revolution। ठीक है, अब गांव के बस व्यक्ति हैं और तुरंत तुरंत डिजिटल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ है, एंड नाउ द पीपल ऑफ हिज विलेज हैव एक्सेस टू द इंटरनेट। अब इंटरनेट वो यूज करना शुरू कर रहे हैं। दे कैन शॉप ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन वो शॉपिंग कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं, चीजों को बेच सकते हैं। अनिक इज ऑल्सो एक्साइटेड विद दिस न्यू चेंजेस। नई नई चीजें हैं, अनिक बहुत एक्साइटेड है। उन्होंने किसी चीज का ऑर्डर किया ऑनलाइन और अपने बैंक क्रेडिट कार्ड का डिटेल दिया, ठीक है, और पेमेंट कर दिया। बट आफ्टर पासिंग द प्रॉमिस ड्यू डेट, यानी कि कुछ तो होगा कि भैया 5 तारीख को पहुंच जाएगा, 5 तारीख को नहीं पहुंचा। ही हैज नॉट रिसीव्ड द ऑर्डर, उन्होंने उसको अपना ऑर्डर नहीं मिला है। देयर इज नो वे टू कॉन्टैक्ट द कंपनी, कोई फोन नंबर काम नहीं कर रहा है, कोई ईमेल काम नहीं कर रहा है, कैसे कोई बात करे उनसे, ठीक है, और ईमेल्स का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ही ऑल्सो नोटिस्ड आफ्टर सम डेज दैट समवन इज सेंडिंग ईमेल्स ऑन हिज बिहाफ यूजिंग हिज पर्सनल डेटा, और ये भी उसको पता चला कि उसके बाद उसके नाम को यूज करे कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो ईमेल भेज रहा है किसी किसी लोगों को। अब क्वेश्चन उसके बेस पे ये कहानी बना दी गई है आपको। क्वेश्चन क्या है, मिस्टर अनीक इज विक्टिम ऑफ ऑब्वियसली साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्यों हुआ, क्योंकि पैसा ले लिया और चीज नहीं दिया तो क्राइम है। तो इंटरनेट पे किया जाने वाला क्राइम क्या कहलाता है, साइबर क्राइम, या इसको हम लोग ऑनलाइन फ्रॉड भी बोलते हैं। दूसरा, मिस्टर अनिक फाइंड्स दैट हिज पर्सनल डिटेल आर नाउ लीक, जो भी उन्होंने पर्सनल डिटेल भरा था तभी तो उनके नाम पे जो है ईमेल भेजे जा रहे हैं। दिस मीन्स हिज डैश इज कॉम्प्रोमाइज, ऑब्वियसली उनकी प्रीवियसी क्या की गई है, कॉम्प्रोमाइज की गई है। नेक्स्ट थर्ड क्या कहता है, वाइल फिलिंग आउट डिटेल ऑनलाइन मिस्टर एनिक शुड हैव चेक्ड HTTPS इन द डैश इन द URL। तो HTTPS क्यों, क्योंकि अगर HTTPS होता तो सिक्योर्ड होता, और जो सिक्योर्ड वेबसाइट्स होते हैं उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स यूजुअली नहीं होती है। नाउ फोर्थ, दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द एज अ केस ऑफ डैश स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्राइम। तो देखो यहाँ पे एक तो ये साइबर क्राइम है, तो यहाँ पे बच्चे फिर क्या लिख देते हैं कि हाँ ये भाई ये साइबर क्राइम है, तो उसने यहाँ बता दिया स्पेसिफाई द टाइप ऑफ क्राइम। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने जो है आपका फेसबुक खोला, ठीक है, और आपने बहुत सारे अपने फोटो लगा रखे हैं, अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, अपना ईमेल आईडी दे रखा है, आपके बारे में सब आप कम जानते हैं, आपके बारे में फेसबुक इंस्टाग्राम ज्यादा जानता है, ठीक है। अब मैंने आपके सारे फोटोज डाउनलोड कर लिए, आपका नंबर मुझे मिल गया, कॉपी करके पेस्ट कर लिया, आपका ईमेल आईडी कॉपी करके पेस्ट कर लिया, और आपके ही जैसा बिल्कुल एक प्रोफाइल बना दिया। डिस्प्ले करने के लिए मोबाइल नंबर कुछ और दे दिया, आपका वाला दे दिया, लेकिन इंटरनली मैं अपने मोबाइल से अपना काम कर रहा हूँ, आपके फोटो पोस्ट कर रहा हूँ, आपके दोस्तों को जो है वो भेज रहा हूँ फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि आपके सारे फोटो जो फेसबुक पे थे वो तो मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके उसको तो सेव कर सकता हूँ। आप ही बन के आपके परिवार वालों से मैं बातें कर सकता हूँ, और आपका ही प्रोफाइल लगेगा कि दुनिया में चल रहा है, और मैं कुछ XYZ गंदी मैसेजेस या कुछ फालतू की चीजें, ठीक है, कुछ भी कर लूँ। आजकल तो AI का जमाना है, वीडियो एडिटिंग भी ऐसे हो जाती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी वीडियो है या आपकी ऑडियो है या आपका पिक है। इस तरीके से AI चीजें हो रही हैं। तो बस इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इंटरनेट पे उतना ही डालिए जिसको कल अगर मैनिपुलेट करके आपको परेशान किया जाए तो आप परेशान उतना हो सके। कुछ भी हो सकता है। AI इज टू डेंजरस, बिलीव मी, इट्स फार टू डेंजरस। ये मेरे भी वर्ड्स हैं
और ये एक आदमी और वर्ड से ये सेम, बिलीव मी AI इज फार मोर डेंजरस। आप मुझे कमेंट में बताना कि ये किन के वर्ड से किन का स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है कि आपकी चीज मैंने चुरा ली, फोटो वीडियो ऑडियो सब कुछ, और अपने ही एक प्रोफाइल बना के और लोगों से ऐसे कम्युनिकेट कर रहा हूं जैसे आप ही हो, क्योंकि आप नहीं कर रही है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हो गया ये पूरा क्वेश्चन? हाँ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। श्रेष्ठ was a bright student who excelled in academic and extracurricular activities. He intend to take some quotes and literature from internet to write an article. मतलब श्रेष्ठ जो है वो एक आर्टिकल लिखना चाहते हैं एक न्यूज़पेपर के लिए, ठीक है। अब क्या कहता है, पहला क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एथिकल इश्यूज ही विल फेस। देखो कह रहा ही इंटेंट टू टेक सम कोट्स, कुछ कोट्स निकालना चाहते हैं, उठाना चाहता है, एंड लिटरेचर, कुछ लिटरेचर निकालना चाहता है इंटरनेट से। तो इंटरनेट से कोई भी चीज आप कॉपी करके एज इट इज पेस्ट नहीं कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। यानी कि किसी की चीज को आप कॉपी करके एज इट इज यूज कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्लेगियरिज्म। प्लेगियरिज्म इज एन ऑफेंस, आपको सजा हो सकती है। तो प्लेगियरिज्म का मतलब होता है कि आपने किसी के कंटेंट को, जैसे कि आपने मान लीजिए मेरी वीडियोस को जो है वो मेरे कोर्सेज को डाउनलोड करके आप बेच रहे हैं, नहीं, दैट इज व्हाट, मतलब दैट इज तो वो तो अलग चीज हो गई, वो तो आईपीआर हो गया, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पे क्या है कि आप जो मेन काम कर रहे हो वो कर रहे हो कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट से जो इश्यूज आती हैं वो क्या आती है, प्लेगियरिज्म, यानी किसी के कंटेंट को एज इट इज यूज कर लेना, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्लेगियरिज्म। अगर आपको करना मजबूरी है तो प्रॉपर कोट कीजिए, यानी कि डबल कोट कि ये वाली, और फिर बताइए कि ये वाली लाइन मैंने यहां से उठाई है, तो वो प्लेगियरिज्म नहीं होता है। एक तो आपने कॉपी पेस्ट करके बोला, अरे ये तो मेरी चीज है, तो ये हो गया प्लेगियरिज्म। दूसरा है आपने कोट्स में डाल दिया स्टेटमेंट, जो कॉपी किया वो कोट्स में डाल दिया, डबल कोट्स में, और नीचे दे दिया कि दिस वाज टेकन फ्रॉम दिस। तो आपने प्रॉपर उनको एक्नॉलेज कर दिया, जिनका कंटेंट था उसको प्रॉपर एक्नॉलेज कर दिया। तो इस तरीके से प्लेगियरिज्म से आप बच सकते हैं। नाउ दूसरा क्या है, डज द अबव इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड अबव कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ आईपीआर वायोलेशन। तो देखो नहीं, ये आईपीआर वायोलेशन नहीं होगा, ये प्लेगियरिज्म होगा, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने के लिए जो है वो आईपीआर यूजुअली नहीं होता है कि हाँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या कहता है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ये कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी, देखो कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी मतलब इंटरनेट पे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी डिजिटल प्रॉपर्टी है वो मेरी है। जैसे मैंने वीडियो बनाया है मान लीजिए, ठीक है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, डिजिटल है, आप उसको डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दे रहे हो, आप अपना एक चैनल बना के, अगर ये तो मेरी वीडियो है, गलत है वो, दैट इज, तब वो एक आईपीआर वायलेशन किया आपने, मेरी प्रॉपर्टी को अपना बनाया। यहाँ पे क्या हुआ, कॉपी पेस्ट किया, अपना नहीं बताया उसने, उसको तो लिखना था, उसको तो बस लिखना था, उसने कॉपी पेस्ट किया, तो वो प्लेगियरिज्म है, उसने जानबूझ के कमिट नहीं किया, गलती से हुआ, प्लेगियरिज्म है। थर्ड, हाउ कैन ही अवॉइड दिस एथिकल इशू, इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, तो मैंने बताया ना, ही कैन अवॉइड दिस बाय प्रॉपरली कोटिंग द सोर्स, कि कहां से उसने कॉपी पेस्ट किया है, एंड गिविंग क्रेडिट, और क्रेडिट देना होता है, ठीक है, टू द ओनर ऑफ द कंटेंट, कि हाँ भैया मैंने ये आनंद सर के नोट्स, जैसे ये नोट्स आप किसी को देते हैं तो आप ये नहीं कहेंगे ये मेरा कोर्स है, मतलब मेरा नोट्स है, ठीक है, आप बोलेंगे आनंद सर का नोट्स है, ठीक है। और अगर इसको आप कहीं डिस्प्ले कराते हैं, इसको कहीं डिस्प्ले करते हैं, किसी वेबसाइट में मान लीजिए आपने लिंक बना के डाल दिया अपने दोस्तों के लिए, तो वहां पे आप प्रॉपर लिखोगे वेबसाइट पे कि दिस इज नोट्स बाय आनंद सर कोडिटा, राइट, दिस इज द थिंग, कोट कर दोगे, प्लेगियरिज्म नहीं होता है। नेक्स्ट, सजेस्ट टू नेटिकेट्स। नेटिकेट्स का मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है एटिकेट्स, एटिकेट्स जानते हो, एटिकेट्स मतलब होता है मोरल, एटिकेट्स मतलब होता है जैसे कि आप अपने पिताजी को आप बोलते हो, उनके पैर छू के प्रणाम करते हो, आप अपने से बड़ों की इज्जत करते हो, ठीक है, गाली गलौज नहीं करते हो, किसी भी चीज को एक प्रॉपर तरीके से करते हो, यानी कि जो हमारी मोरल है, जो हमारे नैतिक है, जो हमें संस्कार कहते हैं इसको दैट इज कॉल्ड एटिकेट, संस्कार, ठीक है। इस संस्कार को जब इंटरनेट पे आप इंप्लीमेंट करते हो तो वो बन जाता है नेटवर्क एटिकेट्स, यानी इंटरनेट पे किए जाने वाला एटिकेट्स। तो जो आपका नॉर्मल एटिकेट्स यहाँ है वो वही वहां पे भी है, कि आप जब चैटिंग कर रहे हो तो किसी से गाली गलौज नहीं करो, जब आप कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हो तो गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं करो, सही अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास कोई आता है तो बिना जाने कि वो सही है गलत उसको आगे फॉरवर्ड मत करो। तो इस तरह के नेटवर्क एटिकेट्स होते हैं, दो ही लिखने के लिखा है, तो रेस्पेक्ट अदर्स, दूसरे की भी रेस्पेक्ट कीजिए जो इंटरनेट पे है, ठीक है। दूसरा, डोंट बुली एनीवन, यानी किसी को जो है बुली नहीं कीजिए। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, नेटिकेट्स। तो नेटिकेट्स मतलब नेवर एवर डू एनीथिंग रॉन्ग विथ एनीवन, सिंपल कॉन्सेप्ट में, कभी भी किसी दूसरे के साथ आपको गलत नहीं करना है, चाहे आप रियल लाइफ में हो
चाहे आप इंटरनेट पे बैठे हुए हों। दिस वाज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन ऑफ द सैम्पल पेपर फॉर क्लास 10 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165 एंड आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।